दिवाली के दिन जिनमें भाग्यलक्ष्मी की हाइट 5 साल की उम्र से बढ़ ही नहीं रही थी, इसलिए उसके माता पिता उसे लेकर परेशान रहा करते। ऐसे ही एक दिन विनोद अपनी बीवी से कहता है, भाग्या की माँ, अब तुम अपनी बेटी को कुछ काम सिखा दो, वरना इसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। एक तो बोनी है और ऊपर से अगर इसे कोई काम नहीं आया फिर तो इसकी शादी होने से रही। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं भाग्य को पूरा काम सिखा दूंगी और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी, और इसे जो करना चाहे ये वो कर सकती है। अच्छा, अब तुम भाग्या के पढ़ाई लिखाई में भी पैसा बर्बाद करोगी? अरे बेकार में पैसे बर्बाद मत करो, हो सके तो इसकी शादी के लिए कुछ पैसे रख दो और बाकी हमारे भविष्य में काम आएगा। अजी कैसी बात कर रहे हो आप? अपनी बेटी की भलाई सोचने के बदले आप अपना देख रहे हो। हाँ, मैं अपना ही देखूंगा। पता नहीं कौन से पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो ये बोनी मेरे घर में पैदा हो गई। अगर आपको लगता है कि भाग्य के पैदा होने से हमारी किस्मत खराब हो गई है तो आप बोल दो, और अगर आपका मन हो आप हम माँ बेटी को त्याग सकते हो और जा सकते हो। कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। वाह अनीता, अपनी बोनी बेटी के लिए अपने पति को ठुकरा रही हो तुम। देख लेना, बहुत पछताओगी एक दिन तुम। कोई बात नहीं, अगर जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पछता रही हूँ उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भले ही मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करूंगी जो मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोले या उल्टा सीधा सोचे। ठीक है, फिर आज से क्या अभी से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म करता हूँ मैं। ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानती हो। विनोद अपनी बातें पूरी करते ही सारे रिश्ते नाते तोड़कर घर से निकल जाता है और अब अनीता अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहती है। वक्त गुजरते के साथ भाग्यलक्ष्मी भी खाना बनाने में, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई। ऐसे ही एक दिन भाग्य अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरी लंबाई इतनी छोटी क्यों है और लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है अपनी ऐसी हालत के लिए। काश आप मुझे जन्म ही ना देती तो अच्छा होता। खबरदार, दोबारा ऐसी बात की तो। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? देख भाग्य, मैंने बहुत मेहनत की है तुझे इस जगह पर पहुंचाने के लिए, और तू है कि बस कुछ लोगों की वजह से अपनी उम्मीद छोड़ रही है। लेकिन माँ, मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई, उनको नौकरी भी मिल गई, लेकिन मुझे ना नौकरी मिलेगी और ना ही मेरे लिए कोई बना है जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। दिल छोटा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हर किसी के लिए जीवन साथी भेजा है, बस कुछ वक्त लगेगा पर मिलेगा जरूर। माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके घर भाग्यलक्ष्मी के लिए एक रिश्ता आता है जो उसकी ही तरह बोना था। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और भाग्यलक्ष्मी की शादी कार्तिक नाम के लड़के से हो जाती है। कार्तिक के घर में उसकी माँ, भैया और भाभी रहते थे। एक सुबह रूपा अपनी देवरानी का मजाक बनाते हुए कहती है, अरे भाग्या, तुम्हारा कद इतना छोटा है कि तुम ठीक से चूल्हे तक नहीं पहुंच सकती। वाह, क्या बहू लेकर आई है माँ जी, बोनी बहू। दीदी, मुझे अपने घर में जमीन के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। आप मुझे कुछ ऊंची चीज लाकर दे दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता बना सकूं। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम हो ही इतनी सी, क्या तुम बना लोगे इतने लोगों का खाना? अरे क्या हुआ, इतना शोर किस बात का हो रहा है? और भाग्य बहू, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? अब क्या नाश्ता कल देगी? अरे माँ जी, आपकी बोनी बहू चूल्हे तक तो पहुँच नहीं पा रही है, इसीलिए अभी तक कुछ बन नहीं पाया। बस इतनी सी बात, रुक, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। ले, इस पर चढ़कर नाश्ता बना, बहुत भूख लग रही है। वाह माँ जी, बहुत बढ़िया, क्या उपाय निकाला है आपने। अब बनाएगी आपकी बहू खाना, मैं तो चली अब। भाग्यलक्ष्मी की जेठानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नखरे तो बाप रे बाप, इसलिए उसकी सास भी उसे पसंद करती थी। बेचारी भाग्यलक्ष्मी बिना कुछ बोले पूरा नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती और सभी नाश्ता खा रहे होते हैं। तभी रूपा नाश्ता देखकर कहती है, ये क्या डोसा?
इतनी सुबह सवेरे कौन खाता है नाश्ते में? मुझे तो कुछ हेल्दी चाहिए, वरना मैं ये नाश्ता नहीं खाने वाली। अरे क्या हो गया? अरे एक बार खाकर तो देख, कभी कभी अलग भी खाना खा लेना चाहिए। वैसे भी आज पहली बार बनाया है इसने, तो खा ले। क्या बात करती हो माँ जी, और इतना ऑयली खाना खाऊं? अगर मेरी खूबसूरती में कोई खराबी आ गई तब मैं क्या करूँगी? सुनो भाग्या, मेरे लिए गार्लिक टोस्ट बना दो, आता तो है ना? जी मैं बना दूंगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। भाग्यलक्ष्मी ब्रेड निकालकर गार्लिक टोस्ट बनाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कार्तिक आता है और कहता है, अरे भाग्या, बहुत बढ़िया और मजेदार डोसा बनाया तुमने, खाकर तो मजा आ गया। सच में तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। अरे बड़ी बहू, खाकर तो देख डोसा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ऐसा डोसा कहीं भी नहीं खाया है मैंने। बनाया तो बहुत अच्छा है। भाग्या, मेरे लिए कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही डोसा खाने वाली हूँ। रूपा बहू, उसे बोल दे दोपहर का भी खाना बना ले और घर का सारा काम कर दे। मेरी बड़ी बहू को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तो कार्तिक की शादी मैंने इस बौनी से करवाया है। बेचारी भाग्या, इसका तो पति भी कुछ नहीं कमाता, आखिरकार बोना पति क्या काम करेगा? दिवाली आ रही है, इसका पति इसे क्या देगा दिवाली में? मैं तो साफ मना कर दूंगी आपके बड़े बेटे को इनको पैसे देने से। अरे हाँ, मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, क्यों इन पर पैसे लुटाने के लिए? ना बाबा ना, मैं भी साफ मना कर दूंगी अपने बेटे को। तो ये दोनों क्या करेंगे दिवाली में? अब तो बस 2 महीने ही रह गए हैं दिवाली को। अगर कोई काम करते हैं तो ठीक है, वरना ये अपना अपना सोच ले। अब तक एक का खर्चा उठा रहे थे हम, और अब एक और आकर बैठ गई। हाँ, ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो ये मेरे घर मेरी कोख से पैदा हो गया। इसकी शादी तो कर दी, लेकिन अब मुझसे इन दोनों के खर्च उठाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और अब रूपा भाग्यलक्ष्मी और कार्तिक को घर से निकालने की साजिश कर रही थी। जब भाग्यलक्ष्मी की पहली दिवाली थी, तब उसी वक्त रूपा उन दोनों को घर से निकाल देती है और बोनी बहू की दिवाली पूजा बिना किए ही रह जाती है। तभी कार्तिक उदास होकर कहता है, भाग्या, तुम कितनी बदकिस्मत हो। आज तुम्हारी पहली दीपावली थी और आज ही हमें घर से निकाल दिया, और तुम्हारी शादी भी ऐसे इंसान से हुई है जो ना कोई काम करता है और ना पढ़ा लिखा है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जब तक आप मेरे साथ हो, मेरी दिवाली पूजा जैसी है। अब तो मैं अपना घर बनाऊंगी, तब जाकर दिवाली पूजा करूंगी। वो कैसे होगा? ना तो कोई नौकरी है हमारे पास और ना ही कुछ खाने पीने के लिए पैसे। मेरे पास कुछ गहने हैं जो माँ ने मुझे शादी के वक्त दिए थे। उसे बेचकर हम एक खाने का ठेला खोलते हैं। वैसे भी अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही। ठीक है, फिर ना हम यही करते हैं। और तुम्हें पता है, तुम ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो। जो भी तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा ना, वो बार बार आएगा। दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं और वक्त के साथ उनका ढाबा भी चलने लगता है। धीरे धीरे भाग्यलक्ष्मी ने अब अपना घर भी ले लिया था और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन भाग्यलक्ष्मी और कार्तिक अपने ढाबे में काम कर रहे होते हैं। तभी उनको उनकी फैमिली गरीबी की हालत में रास्ते से जाती हुई दिखाई देती है और दोनों पति पत्नी उन्हें अपने पास बुलाकर कहते हैं, माँ, क्या हुआ आप लोगों को? क्या बताऊं बेटा, तेरा बड़ा भाई जुए में घर हार कर जेल चला गया और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। कोई बात नहीं माँ जी, हम हैं ना। अब आप हमारे साथ रहिए, हम सब मिलकर रहेंगे। आप जेठानी जी, आप भी हमारे साथ रहिए। मुझे माफ कर दो भाग्या, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने सब कुछ भूल कर मुझे अपना लिया। सभी लोग एक साथ रहने लगे और साथ मिलकर काम करने लगे। वक्त बीतता गया और आज पहली बार बोनी बहू की दिवाली पूजा सह परिवार होती है। तभी भाग्यलक्ष्मी कहती है, अब जाकर आज मेरी दिवाली की पूजा सफल हुई है। दिवाली की पूजा तो मैंने कई बार की है, लेकिन आज मेरी जाकर पूजा सह परिवार हुई है। सही बात कह रही हो, आज जाकर हमारी बोनी बहू की दिवाली पूजा पूरी हुई।